हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 3 दिन पहले, उसका नाम था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में अभी तक के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, और सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का कैसे निकलता है और कंटिन्यूस बॉडी का हम कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ ही हमने कुछ सिस्टम ऐसे लिए थे जिसमें एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं था, और हमने ये बताया था उस बेस पे कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हम इसमें लगा सकते हैं। वो पिछले 2 लेक्चर में हमने कौन कौन से सिस्टम डिस्कस किए हैं। एक तो हमने गन बुलेट का सिस्टम डिस्कस किया है, दूसरा सिस्टम हमने डिस्कस किया था वो था बॉम्ब एक्सप्लोजन का। उसमें भी बॉम्ब भी अपने आप ही अपनी इंटरनल एनर्जी की वजह से एक्सप्लोड होता था, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो उसकी वजह से हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लगा सकते थे। आज हम एक नई तरह का सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। इस सिस्टम को कहते हैं बोटमैन सिस्टम, यानी एक आदमी किसी, जैसे ये बोट है, इस पे एक आदमी बैठा है, ये चल रहा है, तो ये हमें क्या कह लेते हैं, ये बोट है और ये आदमी है, तो ये इसको हम क्या ले लेते हैं, एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। और ये बोट कहाँ मूव कर रही है, ऑब्वियसली पानी में चलेगी। अब ये हम इसमें ये बताते हैं कि ये जो बोट पानी में चलती है तो ये पानी की वजह से, यानी वाटर की वजह से, वाटर स्ट्रीम की वजह से इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम आसानी से लगा सकते हैं इस पूरे सिस्टम में। अब देखिए क्या हो रहा होगा एक्चुअल में कि ये आदमी इसमें खड़ा है इस बोट पे और ऐसे आगे चल रहा होगा, है ना, इस बोट पे ऐसे आगे चल रहा होगा, तो ये पुश कर रहा होगा बोट को, और बोट भी इसको आगे, ये फ्रिक्शन बोट और आदमी के बीच में तो फ्रिक्शन है ही है ना, बोट और आदमी के बीच में फ्रिक्शन है, तो जितने से पुश कर रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आगे चल रहा होगा, यानी पीछे फोर्स और आगे फोर्स जितना है वो इक्वल हो गया, तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल हो गए, है ना। तो नेट फोर्स इसमें क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। अब देखो इसमें अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब हमारे पास dp/dt जो क्या होता है, F एक्सटर्नल, है ना, ये क्या है हमारे पास, न्यूटन का सेकंड लॉ ही है, ये अगर 0 हो गया तो P हमारे सिस्टम का क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, यानी कंजर्व हो जाएगा। अब ये P अगर हमारा कंजर्व हो गया तो इसका मतलब क्या है, P क्या होता है, mvcm, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और इनिशियल में सिस्टम तो रेस्ट में है, बोर्ड भी रेस्ट में है और ये मैन भी रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, ये 0 हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर वेलोसिटी ही 0 हो गई किसी सिस्टम की, इसके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जब हमने कॉन्सेप्ट लगाया, सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो इसका मतलब क्या है, m1 vcm, यानी ये सपोज ये m1 है और ये बोर्ड का मास m2 है, तो vcm मतलब m1 डेल्टा, यानी x1 की पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है, यही तो होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता है vcm। तो m1 इसको आप, है ना, तो ये होगा प्लस m2 v2 क्या आएगा, डेल्टा x2 बाय डेल्टा t, है ना, तो इसमें m1 v1 m2 v2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हटा दीजिए, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, है ना। और डेल्टा t अगर कांस्टेंट आप आउट करेंगे इसमें से, ये इस तरफ आके 0 हो जाएगा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, यानी ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी जो हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ड्राइव करी है। यानी बोट और मैन वाले सिस्टम में ये वाली अगर आप इक्वेशन लगाएंगे तो आप इजीली निकाल सकते हैं जो भी आपको वेरिएबल निकालना होगा। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ये बोट है, ठीक है, ये बोट है, 6 मीटर लेंथ है इस बोट का, ठीक, बोट ऐसे नहीं होती, बोट ऐसे होती है ना, बोट कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक। अगर बोट ऐसे होती है तो हम ये ले लेते हैं कि इसके एज से, और ये ऐसे
ये 1 मीटर है, यानी ये डिस्टेंस 1 मीटर है और ये डिस्टेंस भी हमारे पास 1 मीटर आएगा। तो बोट की ऐसे लेंथ 4 और ये 1 और ये 1, 5 और 6 इस तरह से होगा। और इसमें एक 100 kg का आदमी खड़ा है, ठीक है। उस मैन का वेट कितना है 100 kg और इस बोट का वेट 30 kg है। ये प्रॉब्लम है। अब हमें क्या दिया है कि ये आदमी इस बोट पे चलना शुरू करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप खुद ही कंसिडर, आप बोट में बैठे होंगे या कुछ भी ऐसे सिस्टम में बैठे होंगे, कभी बोट में बैठे होंगे, तब जब बोट में आप चलते हैं तो बोट पीछे की तरफ जाती है ना। बोट पीछे की तरफ जाती है तो हमें यही बताना है कि बोट पीछे गई और क्यों गई और पीछे जितना वो मूव करी वो कितना डिस्टेंस था। तो 2 क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं कि वाई द बोट मूव्स ऐसे बैकवर्ड और कितना गई इस कंडीशन में, ठीक है। अब आप बताइए भाई, हम बोट एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे, यानी यहाँ पर एकदम सेंटर पे, ठीक। और ये मैन 100 kg है, ठीक। तो हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में। तो एक्स सी एम, ये फर्स्ट हमारा सेंटर ऑफ मास है जब आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक। आदमी का वेट 100 kg, बोट का वेट 30 kg और रेफरेंस पॉइंट पता है हम कहाँ ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, यानी इस लाइन से हम कंसिडर कर रहे हैं। अब इस लाइन से तो क्या होगा, एक्सीएम m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 आ जाएगा मैन का मास, m2 आ जाएगा बोट का मास, ये मैन का मास हो गया, ये बोट का मास हो गया। यहाँ ये मैन ले लीजिए और ये बोट ले लीजिए, ठीक है। और इस लाइन से हम ले रहे हैं, यानी ये 0 0 पे है, सपोज है ना, 0 पे है ये, है ना। ये हमारे पास ओरिजिन है O 0 0, यहाँ से हम कंसिडर कर रहे हैं। तो मैन का 100 kg और यहाँ से x1 कितना आएगा हमारे पास 1, है ना, मैंने बताया था ना यहाँ से 1 मीटर, तो ये 1 आ गया। और m2 कितना है 30, और ये कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा, बोर्ड 6 है तो 3 होगा। और m1 प्लस m2 कितना आ गया, यानी m1 प्लस 100 प्लस 30, तो कितना हो गया 190, 30 मल्टीप्लाई 390, 190 डिवाइडेड बाय 130, ये होगा कि नहीं होगा बताइए। तो सेंटर ऑफ मास कितना आया 1.46 मीटर, यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, आदमी के आसपास होगा, क्योंकि आदमी बहुत हैवी है ना, 100 kg का है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास कहाँ मूव होता है, किस तरफ होता है उसका, वो किस तरफ झुका होता है, वो सेंटर ऑफ मास होता है टुवर्ड्स हैवी ऑब्जेक्ट। तो हैवी ऑब्जेक्ट इज 100 kg, ऑब्वियसली द सेंटर ऑफ मास वुड बी नियर टू द मैन, है ना, आदमी के पास होगा वो एकदम। तो ये सेंटर ऑफ मास है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1.46 मीटर आ गया, क्लियर, ठीक। अब अभी हम कह रहे हैं कि भाई ये मूव नहीं हुई बोट, ठीक है, ये 2 पिक्चर देखो, अभी बोट मूव नहीं हुई है। अभी हम कह रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि बोट पीछे की तरफ नहीं गई है, हम सोच रहे हैं आदमी ही चल रहा है सिर्फ, तो आदमी इसमें गया, चला और इस एंड तक पहुंच गया। तो ऑब्वियसली ये 100 kg का मास, यानी जो आदमी का मास है, वो जब यहाँ पहुंचा होगा तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, आदमी के पास ही आ गया होगा, क्योंकि हैवी है ना, तो हैवी की तरफ वो मूव करता है सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, और यही हमारी लाइन है भाई, इस लाइन से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बताओ, सेकंड कंडीशन में सिर्फ फिर से हम यहाँ से लगाइए, है ना, m x1 m b यानी बोट का x2 अपॉन m प्लस mb। तो बोट का मास 30 kg है ना, ये 30 kg सेंटर पे लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ 3 kg है ना, तो ये यहाँ से यहाँ है ना, आपको यहाँ से लेना है सिर्फ रेफरेंस पॉइंट। और मैन कितना है 100 kg, मैन का मास आप 100 kg ले लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक तो कितना डिस्टेंस होगा बच्चों बताओ, 5 होगा ना, क्योंकि मैंने बोला है कि ये भाई एज पे थोड़ा ना बैठ जाएगा, ये 1 मीटर का होगा, ये पूरी 6 है, पूरी 6 है, 1 हटा लो तो ये 5 हो गया। और बोट का मास 30 है, बोट का मास कितना है 30 है, तो
बोट का मास अगर 30 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर से यहाँ से इसके सेंटर तक डिस्टेंस 30 होगा, 3 होगा सॉरी, और ये हो गया 100 प्लस 30, है ना। तो 590 डिवाइडेड बाय 130 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कितना होगा 4.54 मीटर, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये 4.54 मीटर आएगा। तो 4.54 मीटर क्या हो गया, ये तो हमारे पास 1.46 आ गया, और यहाँ से ये हमारा सेंटर मास है सेकंड वाला, यानी ये कितना आया हमारे पास 4.54 मीटर, है ना। ये हमारे पास 4.54 मीटर आ गया। अब बताइए, हमने बताया कि भाई सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, 0 है भाई। अब जब वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास और फाइनल सेंटर ऑफ मास तो सेम ही जगह होगा, जहां इनिशियल है वहीं फाइनल होगा, और इनिशियल सेंटर ऑफ मास यहाँ है। और अब अभी हम निकाल रहे हैं कि बोट जब मूव नहीं कर रही है तो आगे आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई भी। यहाँ तो सेंटर ऑफ मास मूव कर गया, इनिशियल में जब बोट यहाँ आदमी यहाँ खड़ा था तो यहाँ था, अब जब आदमी इधर चला गया तो यहाँ आ गया, तो सेंटर ऑफ मास तो मूव कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो भाई ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे बोट स्टेशनरी रहे और आदमी दूसरे एंड पे पहुंच जाए और बोट मूव ही ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोट को मूव करना होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों करना होगा, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ है इनिशियल में, तो फाइनल में भी सेंटर ऑफ मास यही होना चाहिए। यानी बोट पीछे जाएगी तभी तो सेंटर ऑफ मास, भाई जब बोट पीछे जाएगी तभी ये सेंटर ऑफ मास इधर आएगा ना भाई, ये इधर मूव करेगी तभी ये पॉइंट यहाँ आएगा। ये पॉइंट को मैं यहाँ लाना चाहती हूँ, तो ऐसे ही तो आएगा, बोट की लेंथ थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, बोट उतनी है। तो यानी इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास मूव करे, बोट मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। आया समझ में कि हम बोट को क्यों मूव करा रहे हैं, बोट क्यों मूव कर रही है, क्योंकि उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहाँ इनिशियल में था। तो हमने अब बताया कि इसलिए बोट पीछे जाती है। क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को। जब ये आप बोट मैन की प्रॉब्लम्स करते हैं ना, तो बस आप, कई लोग बच्चे क्या करते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता कि पीछे क्यों जाएगी, है ना। तो उसकी वजह से मिस्टेक्स भी करते हैं एग्जाम्स में। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए मैं आपको पूरा ही डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो पीछे कैसे जाएगी। अब आ गया, अब आप देखिए ये ऐसे होगा, यानी यहाँ ये सेंटर ऑफ मास इनिशियल में था ना यहाँ पर, तो फाइनल में भी यहाँ हो गया। अब ये वाला पिक्चर भूल जाइए। अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक, तो अब लाइन यही है हमारी भाई, रेफरेंस लाइन हमने यही मानी है, ठीक है। ये लाइन हमारी रेफरेंस लाइन ही है, यहाँ से हम सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि भाई यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ मास तो भाई 4 पॉइंट, और ये डी हो गया, है ना। ये हमारे पास 4.54 है यहाँ तक का, और हम और ये है 1.46, है ना। 4 कहाँ गया, और तो सेंटर ऑफ मास यानी यहाँ से अगर आप लेंगे, कहाँ से, यहाँ से, है ना। यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए, ये हमारे पास डी डिस्टेंस है, ये, हाँ बस ठीक है, ये 4.54, यानी ये 4.54, इसको इधर मूव करिए, हाँ तो ये आएगा ना हमारे पास। हम बोर्ड के एंड से ले रहे हैं, बोर्ड के एंड से सेंटर ऑफ मास, यानी ये 4.54 होगा ना, 4.54 होगा। एज्यूम करिए ना बोर्ड पीछे चली गई, यहाँ इस कॉर्नर से हमने, है ना, इस एज से हमने 4.54 लिया है यहाँ तक का, सॉरी ये है, ये 4.54 आएगा कि नहीं आएगा, 4.54। अब 4.5 और ये वाला इसी पूरे ग्राफ, इस पूरे पिक्चर्स को देखिए, और ये हमारे पास 1.46 हमने निकाला था भाई सेंटर ऑफ मास, और है ना 1.46 आया था, तो 4.54 और ये माइनस डी कर लेंगे तो 1.46 नहीं आ जाएगा, 4.54 माइनस डी कर लेंगे तो 1.46 मीटर नहीं आएगा। इसमें देखिए इस पिक्चर में जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी है, आप वैसे ही देखिए ये, यानी बोर्ड के एज से लेकर सेकंड पिक्चर में जो आया है सेंटर ऑफ मास 4.54 आया है। अब हमने बोर्ड को यहाँ डिस्टेंस मूव कर दिया, यानी यहाँ से इस एंड से लेकर यहाँ तक का तो 4.54 ही रहेगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा।
और हमने कहा बोट डी डिस्टेंस मूव कर गई है, ऐसे पीछे गई है ऐसे, और ये तो हमारा हमने इनिशियली कहा था कि इस एंड से यहाँ तक का जो सेंटर ऑफ मास है 1.46 आया, तो 4.54, इसे देखिए ना समिट, ये सिंपल अलजेब्रा है, ये 4.54 से अगर डी सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यही तो आएगा, तो इससे डी की वैल्यू आ जाएगी 4.54 माइनस 1.46, इसकी वैल्यू आएगी 3.08 मीटर। तो यानी बोट इतना डिस्टेंस मूव कर गई, बोट इतना डिस्टेंस मूव कर गई। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो ऐसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमने क्या बताया है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। यही तो आया था हमारा VCM में, जब VCM 0 था। सिंपल था कि नहीं, जब VCM 0 था तो हमारा यही आया था। तो m1 मैन का ले लीजिए, है ना, m1 क्या ले लीजिए, मैन का ले लीजिए, और ये बोट का ले लीजिए। तो ये इक्वेशन से भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये ऐसे आएगा। मैन का 100 है, ठीक है, x1 यानी डेल्टा x1 मतलब उसकी मैन की पोजीशन में कितना चेंज हुआ, ठीक है। अब देखो मैन की फाइनल पोजीशन ये है, मैन की फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है। अब आप ये बताओ, यहां से ये इस रेफरेंस पॉइंट हम यही लेंगे भाई, ये रेफरेंस पॉइंट हम इसी लाइन के अलॉन्ग लेंगे। तो मैन की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई, फाइनल पोजीशन तो ये है ना, तो ये टोटल 5 है, 6 हो गया, ये 5 हो गया, और ये डी माइनस कर दोगे तो यही तो आएगा, तो 5 माइनस डी, ये फाइनल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन इसी से लो, इनिशियल पोजीशन 1 आ गई भाई, 1 मीटर है इस लाइन से दूर, और एम बी कितना है बोट का 30। अब बताओ बोट का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास लेंगे ना, फाइनल पोजीशन है ना, सेंटर ऑफ मास ही तो लोगे। अब आप बताओ इस पॉइंट से यहाँ तक कितना है ना, इस पॉइंट से यहाँ तक, यानी यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है ना, 3 है, और ये डिस्टेंस d है, तो 3 माइनस डी आएगा ना, 3 माइनस डी आएगा, ये फाइनल हो गया। और इनिशियल इससे कितना होगा, 3 होगा भाई, 3 आप इसी लाइन से ले रहे हैं, -3 हो गया, तो ये 0 होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ये 5 माइनस 1 4 हो गया, तो ये आएगा 4 माइनस डी और प्लस 30 और माइनस डी इज इक्वल टू 0। इसको आप फर्दर सॉल्व करिए, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ इसको। ये कितना आएगा 130 400 इज इक्वल टू 130 डी, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 130, यानी इससे भी आएगा आपका वैल्यू 3.08 मीटर। तो देखिए आप किसी भी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले तरीके से भी मैंने बताया ये 3.08 मीटर कैसे आया, और हम ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अधिकतर हम प्रॉब्लम्स में यही फॉर्मूला लगाएंगे, वो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया कि कैसे हमारे पास 3.08 आता है, लेकिन फॉर्मूला हम यही लगाएंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमारा मूव नहीं करेगा, यानी उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऐसे आप लिखेंगे तो इसी तरह का आंसर आएगा। उसमें कोई आप इससे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट यही फॉर्मूला हम लगाएंगे बाकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं जो हमारी ये बोट मैन प्रॉब्लम ही है, ठीक। अभी देखो अभी तक तो हमने एक ही मैन को बोट में रखा, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 2 आदमी बैठे हों बोट में, 2 भी बैठ सकते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो वैसे ही एक प्रॉब्लम लेते हैं, उससे आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक प्लैंक ले लेते हैं, ठीक, एक हमने प्लैंक ले लिया और इस पे 2 मैन हैं, एक ये है एक ये है। मैन का वेट ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इस आदमी का वेट M और ये इसका 2M, और इस प्लैंक का वेट है 4M, ये प्लैंक वेट और इस प्लैंक की लेंथ है टोटल L, इस प्लैंक की टोटल लेंथ L है, तो ये L/2 और ये भी L/2 इसके मिड सेक्शन से। अब हमें बताना है कि अब क्या होता है कि ये आदमी यहाँ चलना शुरू करता है और ये आदमी यहाँ चलना शुरू करता है, तो ये मैन आफ्टर सम टाइम
दे एक्सचेंज देयर पोजिशन। आफ्टर सम टाइम ये दोनों आपस में अपनी पोजिशन एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वही ये पूछ रहा है कि प्लैंक कितना मूव करेगा आगे की तरफ, है ना। और पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई प्लैंक मूव करेगा कि नहीं करेगा, आगे करेगा या पीछे करेगा, है ना। तो ये कैसे दिखाएंगे हम, ठीक। तो आप बताइए कि कैसे दिखाएंगे। अब इनिशियल पोजीशन तो ये है भाई, तो सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते क्या हम, ये हमारी रेफरेंस लाइन है भाई, एक लाइन से तो आपको निकालना ही पड़ेगा भाई इस लाइन से कितनी दूर है सेंटर ऑफ मास। देखिए प्लैंक हम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, जैसे हम बोर्ड के केस में मान रहे हैं, तो फिर उसका प्लैंक का मास तो यहीं रहेगा सेंटर पे ही। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 ऑब्जेक्ट आएगा, m1 x1, m2 x2 और प्लस m3 x3 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 क्या है, ये मास, और ये इस सेंटर से हम ले रहे हैं तो पीछे है, -l/2 आ जाएगा x1, और m2 कितना है 2m, ये आगे है यानी l/2, और m3 कितना है प्लैंक का मास सेंटर पे ही है, तो यानी 4m × 0, और नीचे क्या आ जाएगा m + 2m और प्लस 4m, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2ml -ml/2, तो यानी ml/2 ही तो आएगा, और डिवाइड बाय 7, तो ml/14, नीचे से ये l/14 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा l/14, तो सेंटर ऑफ मास है ना, तो हमारे पास जो l/14 पॉजिटिव आया, तो यानी यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, ये l/2 है, l/14 लिखो यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियसली ये हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, इस पॉइंट से लेंगे तो हम, तो ये कितना होगा l/14 निकाल लिया। अब हमारे पास ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं पोजीशन, वही एक्सचेंज कर रहे हैं पोजीशन, तो यहाँ ये बी पोजीशन हो गई और ये पोजीशन हो गई, यानी इसका मास यहाँ 2m हो गया, यहाँ m हो गया। रेफरेंस लाइन भाई हमने यही रखी, है ना। अब हमारे पास सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास अब ये बताओ कहाँ होगा भाई, ये सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ मास इस समय आगे आया था, इस समय पीछे चला जाएगा, और कितना पीछे जाएगा l/14, है ना। ये पहला सेंटर ऑफ मास है, और जब दूसरा सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो आएगा -l/14। ये भी निकाल सकते हैं आप ऐसे, इसमें भी यही लिखेंगे, है ना, इसको आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ एक रफ करके दिखा रही हूँ, कैसे निकालेंगे बताइए। m1 x1, तो m1 ये ले लीजिए यानी 2m, और x1 कितना आएगा -l/2 आएगा नहीं आएगा, और m2 m, और ये x2 l/2, और यहाँ 4m × 0 और नीचे 7m आ जाएगा, है ना। तो इसका नहीं आ जाएगा l/14, पीछे की तरफ आएगा, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। अब भाई ये तो हमारा, इसमें तो हमारा लीनियर जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। ये प्लैंक एक जिस पानी में मूव कर रहा है उसकी वजह से इसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है ना। तो यानी जब ये ए बी इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। मैंने पहली वाली प्रॉब्लम में बताया था कि अगर ये प्लैंक मूव नहीं करेगा तो सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा, और हमें तो ये पता है कि भाई जब इस वाले सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो सेंटर ऑफ मास भाई यहीं रहना चाहिए। अब भाई सेंटर ऑफ मास अब यहीं रहेगा, तो बताओ प्लैंक आगे मूव नहीं करेगा। ये प्लैंक जब आगे मूव करेगा तभी तो ये यहां जाएगा, यानी प्लैंक कितना आगे मूव करेगा कि उसका सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। बताओ, सेंटर ऑफ मास हमें यहीं चाहिए, इसी पोजीशन पे चाहिए हमें सेंटर ऑफ मास। प्लैंक कितना आगे मूव करेगा बताओ। ये भाई l/14 यहाँ मूव करेगा और l/14 ये होगा, 2 बार मूव करेगा ना भाई। ये भी l/14 और ये भी l/14 होगा। इस लाइन के अलोंग देखो आप, ये l/14 पीछे था और ये l/14 आगे था, और हम कह रहे हैं यहीं रहना चाहिए। तो प्लैंक टोटल कितना मूव करेगा, प्लैंक का मूव कितना होगा, कितना होगा l/14 प्लस l/14 इज इक्वल टू l/7। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। खुद ही देखो ना भाई, अगर
ये सेंटर ऑफ मास को हमें आगे लाना है, तो ये प्लैंक आगे ही तो मूव करेगा, और हमने कहा चलो हमने आगे मूव करा दिया। अब हम कह रहे हैं अब इस तीनों फिगर्स को देखो, ये पहले L/14 पीछे था, और इस लाइन से L/14 पीछे था, और इस लाइन से L/14 आगे, है ना। तो टोटल भाई आप ही तो डिस्टेंस लोगे, कितना मूव करेगा, ये और ये दोनों ही आगे, उतना ही तो आगे बढ़ेगा, यानी टोटल प्लैंक कितना मूव करेगा, L/7 आगे मूव करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है इसमें, यही है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के कई तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें मैन बोर्ड सिस्टम दिया होता है। आई होप आपको ये मैन बोर्ड सिस्टम का जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है और उसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती है, वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। आपकी कोई भी क्वेरी इस टाइप की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं, और मुझे आप फीडबैक भी दे सकते हैं, मैं हमेशा ही, और सजेशन भी दे सकते हैं, मैं हमेशा ही सजेशंस के लिए तैयार रहती हूँ, और कोई भी तरह का चेंज हो वो भी मैं कर सकती हूँ। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।